जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक जो है सो सजीव होते हैं। जैविक घटक क्या है कि सजीव होते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछला क्लास में पढ़े थे और आज उसके आगे जानना है। तो इसमें एक नंबर में उत्पादक आता है, प्रोड्यूसर। इंग्लिश में इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। उत्पादक जो है सो सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या उत्पादक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधा अपना भोजन जो है सो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेता है, इसीलिए इसे स्वपोषी भी कहा जाता है। पेड़ पौधा को स्वपोषी भी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पौधा में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसकी पत्ती हरा भरा होता है। इसे हम उत्पादक कहते हैं। ये किसी पे निर्भर नहीं रहता, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसके बाद होता है कि उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में है वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से प्राप्त करता है। इसे परपोषी भी कहा जाता है, यानी ये जो है दूसरे पर निर्भर रहता है। अपना भोजन के लिए ये दूसरे पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे परपोषी भी कहा जाता है। ये 4 तरह का होता है। ये 4 तरह का होता है। पहला नंबर होता है प्राथमिक उपभोक्ता। पहला नंबर में है प्राथमिक उपभोक्ता। ये अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से प्राप्त करता है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो है अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक से प्राप्त करता है। ये शाकाहारी जीव होता है। ये जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ग्रास हॉपर, ये सब क्या है शाकाहारी जीव है। अपना भोजन पेड़ पौधा से प्राप्त करता है। दूसरा नंबर में होता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक ये क्या करता है शाकाहारी जीव, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। जैसे शेर, बाघ, सांप, मेढक। मेढक क्या करता है, ये मेढक कीट पतंग को खा जाता है। जो कीट पतंग पेड़ पौधा के पत्ती को खाता है उसको मेढक खाता है। सांप भी खा जाता है। ये सब क्या है, ये बाघ, शेर, हिरण को खा जाता है। हिरण क्या है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में है, शाकाहारी जीव है। इसीलिए द्वितीय उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है। इसे मांसाहारी जीव भी कहते हैं। इसे मांसाहारी जीव भी कहते हैं क्योंकि ये मांस खाता है। 3 नंबर में होता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता ये द्वितीयक को खाता है। ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है। तृतीयक उपभोक्ता जो है सो द्वितीयक उपभोक्ता को क्या करता है, खा जाता है। जैसे बाघ, शेर, सांप इत्यादि। अब इसमें समझना है कि तृतीयक उपभोक्ता जो है द्वितीयक को खा जाता है। तो द्वितीयक में मेढक है। मेढक द्वितीयक में आता है। मेढक, ये मेढक क्या करता है, कीट को खाता है। मेढक क्या करता है, कीट को खाता है। ये कीट जो है पत्ती को खाता है। पत्ती यानी घास फूस को कौन खाता है, कीट खाता है। कीट को मेढक खाता है। तो कीट जो है सो शाकाहारी जीव है। कीट क्या है, शाकाहारी जीव है, क्योंकि ये घास खाता है और इसलिए इसे प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं।
और इसको मेढक खाता है। तो मेढक क्या द्वितीयक उपभोक्ता है, और मेढक को फिर सांप खाता है, मेढक को सांप खा जाता है। तो इस स्थिति में मेढक क्या है, इस स्थिति में सांप तृतीयक उपभोक्ता है। अगला है घास को हिरन खा जाता है, हिरन, हिरन को सियार, सियार को फिर बाघ खा जाता है। तो ये क्या, ये हिरन शाकाहारी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक है। तो इस तरह से हमने तृतीयक उपभोक्ता पढ़ लिए हैं, इसके आगे जानना है। सर्वाहारी या सर्वभक्षी, सर्वभक्षी ये मांस प्लस शाक दोनों खाता है, दोनों खाता है। देखो अब होता है सर्वाहारी या सर्वभक्षी किसको कहते हैं। तो सर्वभक्षी जो सब कुछ का भक्षण करता है, जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी या सर्वभक्षी कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, जैसे मनुष्य, तिलचट्टा, तिल मनुष्य सर्वाहारी है, ये सब कुछ खा जाता है। तिलचट्टा भी सब कुछ खाता है, इसीलिए ये सब क्या है, सर्वाहारी है या सर्वभक्षी है। अब अपघटक या अपमार्जक किसको कहते हैं। अपघटक या अपमार्जक किसको कहते हैं। अपघटक उसको कहते हैं जो कोई भी चीज़ को क्या करता है, सड़ा गला करके उसको अपघटित कर देता है, उसको ही अपघटक बोलते हैं। और वो कोई भी चीज़ जैसे कि मलमूत्र हो या कोई भी जीव का शरीर हो, उसको क्या करता है कि अपघटित करके फिर उसको मिट्टी में मिला देता है, यानी उस जगह को फिर साफ़ सुथरा कर देता है, इसलिए उसे अपमार्जक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं। अपघटक में कवक और जीवाणु आता है। कवक और जीवाणु को अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। ये यानी अपघटक क्या करते हैं, पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर या अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है मलमूत्र जो है, उसको क्या करता है, अपघटित कर देता है। अपघटित करके उसको फिर मिट्टी में मिला देता है। तो ये पदार्थ का क्या करता है, अपघटन करता है। अपघटक जो है सो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है, उसको सड़ा गला करके फिर मिट्टी में क्या करता है, मिक्स कर देता है, इसलिए इसे अपमार्जक भी कहा जाता है। देखना अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, यानी अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। यह दो तरह का होता है, यह दो तरह का होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तो वे पदार्थ जिसका हम उपयोग पुनः किसी काम में कर लेते हैं, उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि गोबर होता है, गोबर का हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, तो उसका उपयोग होता है, यानी गोबर यानी मल मूत्र का त्याग हो जाता है। फिर कागज़ है, कागज़ का क्या करते हैं, फिर उसका पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, वे अपना रूप में हमेशा रहता है, वो अपघटित नहीं होता, उसको हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं।
ये विघटित नहीं हो पाता है, ये हमेशा अपना ही रूप में रहता है। जैसे डीडीटी, सीसा, कीटनाशक, रेडियोधर्मी पदार्थ होता है इत्यादि, ये सब क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम होता है। ये पीरकनाशी होता है, ये पीरकनाशी है। अगला है आहार श्रृंखला किसको कहते हैं। आहार का मतलब होता है भोजन। तो भोजन एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न जातियों के बीच एक संबंध होता है जो एक चैन के रूप में रहता है, उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। पर्यावरण में यानी वातावरण में भोजन एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न जातियों के बीच एक संबंध रहता है जो एक चैन के रूप में रहता है, इसे ही आहार श्रृंखला कहा जाता है। जैसे ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत सबसे प्रमुख होता है पूरे दुनिया में, सूर्य होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। तो सूर्य से ऊर्जा ले लेता है कौन, उत्पादक, उत्पादक से फिर प्राथमिक उपभोक्ता, इससे फिर द्वितीयक उपभोक्ता ले लेता है, फिर इससे तृतीयक उपभोक्ता लेता है। जैसे सूर्य से पौधा क्या करता है, प्रकाश लेता है, ऊर्जा लेता है, फिर पौधा को हिरण खाता है, पौधा को हिरण खा जाता है, हिरण को फिर बाघ खा जाता है या शेर खा जाता है। तो ये सब आपस में भोजन पे आधारित है और भोजन के लिए ही चैन बन रहा है, भोजन के लिए ही क्या बन रहा है, चैन बन रहा है, इसलिए इसको आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर है जैसे सूरज है, सूरज से घास ऊर्जा लेता है, एनर्जी ले लेता है, फिर इससे क्या होता है, घास को कीट खा जाता है, घास को कीट खाता है, कीट को फिर क्या करता है, मेढक खा जाता है, कीट को मेढक खा जाता है, मेढक को फिर सांप खा जाता है और सांप को फिर चील खाता है, चील खा जाता है। तो ये सब आपस में मिलकर ये सब आपस में भोजन के लिए ही चैन बना रहा है, आपस में सब भोजन के लिए क्या बना रहा है, चैन बना रहा है, इसलिए इसको आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आहार श्रृंखला हमने देख लिया। अगला है लिंडमान का नियम। लिंडमान एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिए थे 10% का नियम, 10% का नियम। लिंडमान ने बताए हैं कि एक पोषी स्तर से ऊर्जा अगले पोषी स्तर में पहले का 10% ही जाता है, पहले का 10% ही ऊर्जा बाद में जाता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलता है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है उस ऊर्जा का केवल 10% ही लेता है, केवल 10% ये लेता है। और पेड़ पौधा में जो उपस्थित ऊर्जा होता है उसका केवल और केवल 10% बकरी में जाता है, बकरी में जाता है। फिर बकरी के में उपस्थित ऊर्जा का केवल 10% मानव में जाता है, मानव में उपस्थित ऊर्जा का केवल 10% शेर में जाता है, शेर में उपस्थित ऊर्जा का केवल 10% चील में आता है। अब ये शेर को चील खाता है, शेर को चील कैसे खाता है, तो शेर जब मर जाता है तो मरने के बाद उस पर चील कौवा आता है और उसको खाता है। तो इसीलिए शेर को चील खाता है तो सबसे कम ऊर्जा चील को ही मिलता है, सबसे कम ऊर्जा चील को ही मिल पाता है। तो ये लिंडमान का नियम है। लिंडमान ने ही बताया है कि कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर में जाता है। जैसे सूर्य का 10% पौधा का 10% इसमें जाता है, फिर इसका 10% इसमें, इसका 10% उसमें, इसी तरह से ऊर्जा जाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे है पिरामिड क्या है। पिरामिड क्या, श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड यानी जितना भी जीव है सब आपस में मिलकर एक पिरामिड का निर्माण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव आपस में मिलकर के एक पिरामिड के रूप में रहता है। जैसे देखते हैं ये स्थल है, स्थल पर इस पिरामिड को हम याद करने के लिए क्या करेंगे कि ये स्थल मान लेते हैं। स्थल ये क्या है, स्थल ये धरती है, धरती पे सबसे नीचे क्या रहता है, धरती पे सबसे नीचे, तो सबसे नीचे घास फूस रहता है, घास सबसे नीचे घास रहता है। तो घास को उत्पादक बोलते हैं, घास को
उत्पादक, घास को उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक के बाद उपभोक्ता आता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता आता है। अपघटक, अपघटक। पिरामिड को याद करने का तरीका है, ये क्या है, जमीन है। ये क्या है, जमीन में, जमीन पे सबसे नीचे घास रहता है, जमीन पे सबसे नीचे घास रहता है। घास को क्या खाता है, तो हिरण, घास को उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। हिरण है, हिरण को फिर बाघ खाता है। इसी तरह से ये उपभोक्ता आ जाता है। और उपभोक्ता के मरने के बाद अपघटक आता है। अपघटक उसको फिर क्या करता है, पूरा पचा देता है। तो इस तरह से पिरामिड का निर्माण होता है। ये तो स्थल पे है। और यहाँ देखते हैं जल में, यानी समुद्र में। समुद्र में कैसे रहता है, तो समुद्र हो या स्थल हो, समुद्र में ये तो नहीं, समुद्र में ये तो नहीं हो सकता कि घास जो है, घास वो पानी पे होगा। घास कभी पानी पे होगा, नहीं होगा, वो नीचे में ही होगा। इसलिए उत्पाद नीचे में ही रहेगा, उत्पादक नीचे में ही रहेगा। इस घास फूस को फिर कुछ मछली खा जाएगा, यानी उपभोक्ता आएगा। फिर इसको अपघटक आएगा, इसको पचा देगा। अपघटक आएगा, अपघटक आकर के इसको पचा देगा। तो ये पिरामिड का निर्माण होता है। सभी जीव आपस में मिलकर के पिरामिड का निर्माण करता है। ये पिरामिड हो गया।